भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुष्कर नवमास के विषय में एक सामान्य परंतु विशेष जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे दर्शकों का अनुरोध था कि आप पुष्कर नवमास के विषय में बताएं। अतः आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय पुष्कर नवमास होगा। पुष्कर नवमास ज्योतिष के उन भागों में से है जिसकी चर्चा कम स्थानों पर की गई है, जबकि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चंद्रकला नाड़ी में कई जगह पुष्कर नवमास का प्रयोग किया गया है। आइए मुख्य विषय की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्कर का अर्थ क्या होता है। पुष्कर का अर्थ होता है कमल, और जैसा कि आप जानते हैं कि कमल पानी के साथ रहता है, पर पानी की बूंदें उसकी पत्तियों को गीला नहीं कर पाती हैं। उसी प्रकार पूरे भचक्र में कुछ खास अंशों की दूरी होती है, जिसमें कोई ग्रह अगर बैठ जाए और उस पर पाप प्रभाव हो, तब भी वह ग्रह जो पुष्कर नवमास में बैठा हुआ है शुभता की श्रेणी में माना जाएगा। अर्थात कि पाप प्रभाव रहने के बावजूद पाप प्रभाव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह कमल के पत्ते की तरह पानी में निर्लेप रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में एक नवमास के अंतर्गत 3 डिग्री 20 मिनट मानी गई है तथा कुल 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवमास होते हैं, अर्थात कि एक भचक्र में कुल 24 पुष्कर नवमास होते हैं। यदि कोई ग्रह इस पुष्कर नवमास में स्थित हो तो उसमें शुभ परिणाम देने की समर्थता काफी बढ़ जाती है। पुष्कर नवमास को राशि के तत्वों के आधार पर बांटा गया है। बाह्य जगत में कुल 5 तत्वों की मान्यता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुल 4 तत्व माने गए हैं, या हम लोग इसे ऐसे कहें कि कुल 4 तत्व माने जाते हैं। वह 4 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व के अंतर्गत मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आती है। इन राशियों में 7वां नवमास और 9वां नवमास पुष्कर नवमास के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली के ग्रह अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हों और 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में ग्रह हो, या 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ग्रह हो, तो इन डिग्रियों में स्थित ग्रह पुष्कर नवमास के अंतर्गत माना जाएगा। यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में स्थित हो, अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि में स्थित हो, तो तीसरा नवमास और 5वां नवमास में स्थित ग्रह पुष्कर नवमास के अंतर्गत माना जाएगा। अर्थात यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में स्थित हो और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के बीच में स्थित हो, या 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में स्थित हो, तो इन राशियों में स्थित ग्रह पुष्कर नवमास के अंतर्गत माना जाएगा। अब बात करते हैं वायु तत्व राशि की। वायु तत्व राशि के अंतर्गत मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह 3 राशियां आती हैं। यदि कोई ग्रह इन राशियों में स्थित हो तो 6ठे नवमास या 8वें नवमास में स्थित ग्रह पुष्कर नवमास के अंतर्गत आएंगे। अर्थात यदि कोई ग्रह वायु तत्व राशि में स्थित हो और वह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री के बीच में स्थित हो, या 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हो, तो ऐसा ग्रह पुष्कर नवमास माना जाएगा। अब बात करते हैं अपने अंतिम तत्व की, अर्थात जल तत्व। जल तत्व के अंतर्गत 3 राशियां आती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में पहले और तीसरे नवमास में स्थित ग्रह पुष्कर नवमास के अंतर्गत माने जाएंगे। अर्थात यदि कोई ग्रह जल तत्व राशि में स्थित हो और वह 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट के मध्य स्थित हो, या 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के
10 डिग्री के बीच में स्थित हो तो ऐसा ग्रह पुष्कर नवमांश में स्थित माना जाएगा। चूंकि एक नवमांश का वैल्यू होता है 3 डिग्री 20 मिनट तथा नक्षत्र के एक चरण का भी वैल्यू होता है 3 डिग्री 20 मिनट, अतः यदि इस पुष्कर नवमांश को नक्षत्र में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि केतु, मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई भी पुष्कर नवमांश नहीं आता है। शेष ग्रहों के नक्षत्र में निम्न प्रकार से पुष्कर नवमांश आते हैं। शुक्र के नक्षत्र में कुल 3 पुष्कर नवमांश आते हैं। सूर्य के नक्षत्र में कुल 6 पुष्कर नवमांश आते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में कुल 3 पुष्कर नवमांश आते हैं। राहु के नक्षत्र में कुल 3 पुष्कर नवमांश आते हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में कुल 6 पुष्कर नवमांश आते हैं तथा शनि के नक्षत्र में कुल 3 पुष्कर नवमांश आते हैं, अर्थात कि कुल मिलाकर के 24 पुष्कर नवमांश हो गए। जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि कुल 24 पुष्कर नवमांश राशियां होती हैं। इन 24 पुष्कर नवमांश राशियों में से 3 नवमांश ऐसे होते हैं जो वर्गोत्तम की श्रेणी में आते हैं। यह जो 3 राशियां वर्गोत्तम की श्रेणी में आती हैं, यह सबसे शुभ राशियां होती हैं, इन्हें जान लेना आवश्यक होता है। वृष राशि का पंचम नवमांश, कर्क राशि का प्रथम नवमांश तथा धनु राशि का नवम नवमांश। यह नवमांश पुष्कर नवमांश के अंतर्गत भी आते हैं और वर्गोत्तम नवमांश के अंतर्गत भी आते हैं, अतः इन्हें अत्यधिक शुभ माना गया है। इन्हें आप एक बार फिर से समझें कि वृष राशि का पंचम नवमांश, कर्क राशि का प्रथम नवमांश तथा धनु राशि का नवम नवमांश, ये जो 3 नवमांश हैं, ये पुष्कर नवमांश के भी अंतर्गत आते हैं तथा वर्गोत्तम नवमांश के भी अंतर्गत आते हैं, अतः इन्हें अत्यधिक शुभ श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। पुष्कर नवमांश एक स्पेशल नवमांश होता है जिसमें स्थित ग्रहों के शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, जो व्यक्ति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन यदि कोई ग्रह वैसे नवमांश में स्थित हो जो पुष्कर नवमांश के साथ साथ वर्गोत्तम भी हो, जैसा कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, तो वह ग्रह अत्यधिक शुभ श्रेणी में आ जाएगा। पुष्कर नवमांश को देखने के कुछ और इंटरेस्टिंग नियम हैं। पुष्कर नवमांश को लेकर मैंने काफ़ी अद्भुत शोध किया है, जिसे समय के अनुसार आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।